नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 12 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चल रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का आपका थर्ड पार्ट है। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा, फिर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस बुक के अकॉर्डिंग आपके सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट और बचेंगे, जो आपको 4-4 वीडियो करके कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इस सीरीज से कंप्लीट होने के जस्ट बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे मुख्य सेविका के लिए, जिसमें हम मुख्य सेविका के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और जितने भी आपको मॉक टेस्ट पॉसिबल होगा आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना कहलाता है क्या? एजुस्पर्मिया, टेट्राजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया या आलिगोस्पर्मिया। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वीर्य में जीवित शुक्राणुओं का अनुपस्थित होना कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एजुस्पर्मिया। ठीक है, इसको अशुक्राणुता भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मां में नर्स द्वारा किस जोखिम की निगरानी की जानी चाहिए जिसने अभी अभी प्लेसेंटा प्रीविया के साथ गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया है? ठीक है, तो किसकी निगरानी की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है आपका संक्रमण की, बी है क्रोनिक हाइपरटेंशन की, सी है छोटी नसों में रक्त के छोटे छोटे थक्के बनना या डी हेमोरेज। ठीक है, हेमरेज जो होता है, किसकी निगरानी की जानी चाहिए? ये आपकी निगरानी की जानी चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हेमोरेज की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम को सर्वप्रथम रखना, ठीक है, जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, यह किसने प्रतिपादित किया था? आपसे पूछ रहा है। अंतिम को सर्वप्रथम रखना, ठीक है, यानी कि जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनको सबसे आगे रखना। ये किसका ये दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? पॉल लीगन्स ने, एवरेट रॉजर्स ने, स्पेंसर हैच ने या रॉबर्ट चैम्बर्स ने? तो किसने किया है ये आपका किया था ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट चैम्बर्स ने। ठीक है, अंतिम को सर्वप्रथम रखना, ये जो जन केंद्रित विकास था इसका मार्गदर्शी दर्शन जो है वो रॉबर्ट चैम्बर्स ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेरण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है कौन सा? मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, सामाजिक सीख सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? कौन सा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है ये है सामाजिक सीख सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया इनमें से किसके द्वारा? हरलॉग द्वारा, गेसिल द्वारा, हेरविस्ट हर्स द्वारा या पावलोव के द्वारा? किसके द्वारा? तो जो आपका विकासात्मक कार्य का प्रत्यय है ये दिया गया था हैविंग हर्स्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए हैविंग हर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है कितनी? 20 से 50, 20 से 39, 25 से 55 या 25 से 60? कितनी होती है ये? तो जो संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष है ये होती है आपकी 20 से 39 वर्ष। ठीक है, देखिए यह युवा की कुशल और कार्यशील आयु होती है, जो एक और युवा तो दूसरे और प्रौढ़ावस्था की उच्चतम दशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आप पढ़ चुके हैं, शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 11 या 12 में से किसी में आपने पढ़ा है। जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से क्या होता है? श्वसन क्रिया आरंभ होती है, रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, निर्देशित होता है कि वह भूखा है या निर्देशित होता है कि वह दर्द में है? तो क्या होता है जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से? तो देखिए जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से शिशु का क्रंदन अत्यंत महत्वपूर्ण है और रोने से उसके फेफड़े क्या है?
फूल जाते हैं और जिससे श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन की जो गति होती है वो 40 से 45 प्रति मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कितने राज्यों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं? 16, 17, 18 या 19? कितने राज्यों में? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 18 राज्यों में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा देश के कुल 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिरके में होता है क्या? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो सिरके में क्या होता है? देखिए, सिरका रासायनिक रूप से एसिटिक एसिड होता है, लेकिन खाने वाला सिरका आमतौर पर पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका? सिरके में आपका क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा। ठीक है, देखिए सिरका बनाने के लिए क्या किया जाता है? सिरका बनाने के लिए फलों के मीठे रस को कई दिनों तक ऑक्सीडाइज होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद रस धीरे धीरे खट्टा हो जाता है। रस का यह खट्टापन एसिडिक एसिड बनने के कारण ही होता है। सिरका भोजन को स्वादिष्ट बनाने के अलावा भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट देखिए, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है कौन सा? 6.6, 5.6, 4.6 या 5.2? तो देखिए दूध का जो आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 4.6। ठीक है, दूध का जो आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है वह पीएच है जिस पर जो दूध की घुलनशीलता है वो निम्नतम होती है। क्या होती है? निम्नतम होती है। क्या? दूध की घुलनशीलता। ये याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? ठीक है, देखिए सामान्यतः नवजात शिशु का जन्म जो है वो जन्म 37 से 40 सप्ताह में होता है और शिशु का भार लगभग 6 माह में दोगुना हो जाता है। इसके बाद उसके वजन में सामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। ऑप्शन नंबर बी। इसका देखिए मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपका आरंभिक वजन का दुगुना, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ था उसका जितना वजन था। ठीक है, मान लीजिए जब एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वजन 3 किलो है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने सप्ताह के बाद उसका वजन 6 किलो हो जाना चाहिए। तो लगभग कितने? तो 6 किलो 3 किलो का दुगना हुआ ना, तो यही आपसे पूछ रहा है कि कितने महीने बाद ऐसा होता है। तो ये होता है आपका लगभग 6 महीने की आयु में, कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका जितना वजन है 6 महीने बाद लगभग उतने वजन का दुगना वजन होता है। नेक्स्ट देखिए, अनाज का एक एक्सचेंज देता है कितनी कैलोरी? 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी या 40 कैलोरी? कितना देता है? तो देखिए अनाज का एक एक्सचेंज लगभग 50 कैलोरी ऊष्मा प्रदान करता है। कुछ अनाजों में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कितना? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी 50 कैलोरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है कौन सा? एंथोजेंथिन, बीटालिंस या बीटालिंस लाइकोपीन या क्लोरोफिल? कौन सा? तो देखिए जो बीटालिंस है आपका ये चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है। कौन सा? बीटालिंस। ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन में क्या मिलाकर पुनः बनाया जाता है? कौन सा? ठंडा जल मिलाकर, गर्म जल मिलाकर, गुनगुना जल मिलाकर या अत्यंत गर्म जल मिलाकर? ठीक है, तो देखिए जो निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन है ये भोजन में क्या मिलाकर? ये भोजन में है आपका ऑप्शन नंबर सी गुनगुना जल मिलाकर, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर मिलाकर पुनः बनाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है कौन सी? FFI, FIF, FIFO या FOFI?
कौन सी है? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कच्चा माल है या संसाधित माल पाते ही FIFO का उपयोग किए जाने की पद्धति है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक बालक सावधान होगा जब वह क्या समझेगा? जानवरों का खतरा, खेलना, चित्रकारी या दिवा स्वप्न। एक बालक कब सावधान होगा? जब वह इनमें से क्या समझेगा? तो एक बालक सावधान होगा जब वह जानवरों का खतरा समझेगा। ऑप्शन नंबर ए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दूध को पौष्टिकीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए या विटामिन बढ़ाने के लिए। दूध को पौष्टिकीकरण किया जाता है किसके लिए? तो दूध का पौष्टिकीकरण जो है वो किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा? सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम एसीटेट। कौन सा? तो ये है आपका सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बेंजोएट जो है इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य क्रियात्मक प्रसव के लिए मां को दी गई स्थिति है कौन सी? कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन स्थिति, अर्ध फॉलर स्थिति, पेट के बल या पार्श्व की स्थिति। कौन सी स्थिति? तो ये है आपकी जो शल्य क्रियात्मक प्रसव होता है इसके लिए मां को दी गई जो स्थिति है ये कमर के नीचे तकिया के साथ सुपाइन स्थिति प्रयोग की जाती है। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सुपाइन स्थिति प्रयोग की जाती है। इस स्थिति में सर नीचे और शरीर का निचला भाग थोड़ा ऊपर होता है। यह कम दर्दनाक स्थिति होती है, इसे डिलीवरी के दौरान प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एंडोमेट्रियोसिस की सामान्य जगह है कौन सी? ओवेरी, पाउच ऑफ डगलस, हिस्टेरेक्टोमी के बाद बनने वाला उदरीय स्कार या उपर्युक्त सभी। तो देखिए एंडोमेट्रियोसिस की जो सामान्य स्थिति है वह जिसमें वह ऊतक जो आमतौर पर महिला के गर्भाशय के अंदर होता है वह गर्भाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, पेल्विक श्रोणि जैसे अन्य क्षेत्रों में बढ़ जाता है। और इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं? देखिए इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं? मासिक धर्म के दौरान ऐंठन या दर्दनाक चीजें और पेल्विक दर्द, पीरियड्स के दौरान असामान्य या भारी रक्तस्राव आदि शामिल हैं। जबकि आपका जो हाइपोमेनोरिक मासिक धर्म विकार है इसमें क्या होता है? मासिक धर्म के दौरान कम रक्त प्रवाह लगभग 80 ml तथा छोटी अवधि लगभग 2 से 3 दिन शामिल होती है। तो इसमें कौन सी स्थिति है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाउच ऑफ डगलस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका सूची वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ सूची ए है और एक तरफ सूची बी है, आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें एमनेसिया, फिर है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, फिर है आपका डिस्फेजिया, फिर है आपका न्यूरोसिस और फिर है आपका ADHD। ठीक है, सूची सेकंड में क्या है आपका? आमतौर व्यग्र, फिर है हाइपर एक्टिविटी, फिर है श्रवण संबंधी समस्या, भाषा की विक्षति है, फिर है स्वयं भूखे रहना और F है आपका स्मृति की हानि। तो देखिए जो एमनेसिया है आपका, ठीक है, कौन सा? जो आपका एमनेशिया है इसमें क्या होता है? इसमें होती है स्मृति की हानि, यानी कि फर्स्ट का F। देखिए फर्स्ट का F किसमें किसमें है? ये आपका 3 में दिया हुआ है फर्स्ट का F। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? अगर फर्स्ट का F है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 का F नहीं है। फिर देखिए जो आपका एनोरेक्सिया नार्वोसा है इसमें क्या होता है? इसमें स्वयं भूखे रहना होता है। ठीक है, यानी कि सेकंड का E हो गया।
तो सेकंड का ई देखिए किसमें किसमें है, सेकंड का ई है आपका ऑप्शन नंबर बी और सी में, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर है आपका कौन सा ऑप्शन, फिर है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है, डिस्फेजिया में भाषा की विकृति होती है। क्या होता है, जो आपका डिस्फेजिया है इसमें होता है भाषा की विकृति। तो थर्ड का डी किसमें है, थर्ड का डी है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सूची 1 को पूरा ऐसे ही नोट कीजिएगा और सूची सेकंड के आगे उससे जो मैच कर रहे हैं वो लिखते जाइए। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं। देखिए एमनेसिया के आगे लिखिए स्मृति की हानि। ठीक, नेक्स्ट देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा के आगे लिखिए स्वयं भूखे रहना। डिस्फेजिया के आगे लिखिए भाषा की विकृति। न्यूरोसिस के आगे लिखिए आम और व्यग्र। ठीक है, आमतौर व्यग्र। और ADHD के आगे लिखिए हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, क्या लिखना है, ADHD के आगे, ADHD के आगे आपको लिखना है हाइपर एक्टिविटी। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है, MUAC, रक्तचाप, लंबाई या कमर की परिधि। आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है, तो ये है आपकी कौन सी, रक्तचाप। ठीक है, रक्त देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, फिर से नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी विधि है ये मत पढ़िएगा, ये क्या आपको पढ़ना है, कौन सी विधि नहीं है। देखिए मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की जो विधियां हैं ये एक उसमें से MUAC है, लंबाई है, कमर की परिधि है, लेकिन जो रक्तचाप है ये इसमें शामिल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रक्तचाप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शीघ्र सेवा रेस्टोरेंट अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं, मेन्यू कार्ड, प्रदर्शन बोर्ड, वेबसाइट या ईमेल। किस पर बताते हैं, जो आपके शीघ्र सेवा रेस्टोरेंट होते हैं, यानी कि जो फास्ट डिलीवरी सर्विसेज वाले रेस्टोरेंट होते हैं, ये किस पे बताते हैं, तो ये आपके बताते हैं ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट पे। ये तो मतलब आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, आपने जोमेटो की, स्विगी की, इन सब की क्या है, इसका आपको, आप मेन्यू कार्ड तो देखते नहीं है ना, इनके आप जाकर होर्डिंग बोर्ड देखते हैं ना, इनकी ईमेल देखते हैं, आप क्या देखते हैं, आप जोमेटो, स्विगी, इन सब की क्या देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, वेबसाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा। बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, किसने खोजा था, ये तो आपको बिना ऑप्शन के भी पता होना चाहिए कि जो चेचक का टीका है ये एडवर्ड जेनर ने खोजा था। किसने, ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, देखिए एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी कायिक चिकित्सक थे, इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए एडवर्ड जेनर जो थे आपके, इनको इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, धातव्य है कि रॉबर्ट कोच को सूक्ष्म जैविकी का युग पुरुष, लुई पाश्चर को पास्चुराइजेशन प्रक्रिया की खोज और जॉन सॉल्क को पोलियो वैक्सीन के विकास के कारण जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ ही जो इसमें चारों ऑप्शन दिए हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन चारों के बारे में ही पता होना चाहिए। देखिए लुई पाश्चर को क्यों जाना जाता है, लुई पाश्चर को एक बार फिर से देख लीजिए, लुई पाश्चर को जाना जाता है पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया के कारण। लुई पाश्चर किस लिए फेमस है, लुई पाश्चर फेमस है पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है आपका रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच क्यों फेमस है, ये सूक्ष्म जैविकी का के विकास के लिए फेमस है, इनको सूक्ष्म जैविकी का युग पुरुष भी कहा जाता है, किसको, रॉबर्ट कोच को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका लिखा है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर तो इस क्वेश्चन का आंसर ही है ना, तो जो चेचक के टीके की खोज की थी ये किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। जो आपका लास्ट ऑप्शन है ये है जॉन सॉल्क, और देखिए जो जॉन सॉल्क हैं इनको पोलियो की वैक्सीन के विकास के कारण जाना जाता है, किसको, जॉन सॉल्क को। लेकिन जो आपका ये क्वेश्चन है चेचक का टीका का निर्माण किसने किया था, इसका आंसर है आपका एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, डायपर चकत्ता के होने का कारण है क्या, यीस्ट संक्रमण, वायरस संक्रमण,
हेलमिंथ या प्रोटोजोअल संक्रमण। इसमें से क्या है? तो देखिए यीस्ट के कारण कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, यीस्ट संक्रमण। ठीक है, यीस्ट संक्रमण के कारण डायपर चकता यानी कि रीजन फॉर डायपर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक पार्ट और आएगा जिसमें 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस होंगे। उसके साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट होगा और फिर हम प्रैक्टिस नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करते हुए शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन पे सबसे ज्यादा काम आएंगे। क्योंकि जब एग्जाम के 3-4 दिन बचते हैं तो आप बड़ी बड़ी क्लासेस या कोई एक पूरी वीडियो यूट्यूब पर नहीं देख सकते, तो उस टाइम पे जो आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स ही होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।